नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जैसा कि जानकारी होगी कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो है भर्ती खुल चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और ये जो असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती खुली है ये है जनरल ड्यूटी में, कमर्शियल पायलट में, और ये खुली है टेक्निकल में, यानी कि जो मैकेनिकल के होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं, इंडस्ट्रियल पावर, आपने कौन कौन सी इंजीनियरिंग की है और कितनी पोस्ट हैं। और दोस्तों देखिए, इसका जो पेपर होगा ना, ये जो पूरा फेज़ होगा, ये 5 स्टेप में पेपर होने वाली चीज़ है ना। 1 2 3 4 5 और टोटल 5 स्टेज तक ये पेपर होंगे। तो हर स्टेज में क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है ना, कैसे क्या होता, सारी जानकारी मैं आपको इसको वीडियो में दूंगा। सिलेबस समझाऊंगा, है ना, कितने नंबर का पेपर होगा, कट ऑफ कितना रखा गया है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए अलग अलग, इनकी फीस के मामले में क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या दिया गया है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए क्या दिया गया है ना। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, कमर्शियल पायलट की बात हुई है लाइसेंस होने की, तो वो कैसे कैसे लाइसेंस क्या है, दुनियादारी, सारी बात इसमें करेंगे भाई। किस स्टेप पर आप, क्योंकि देखिए इन्होंने हर स्टेप में, हर फेज़ में, हर स्टेज में अपने अलग अलग आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं। ठीक है, कैसे फोटोज़ जाएंगी, आपको पता, अभी तक आप वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो बोलते थे, लेकिन इसमें ब्लू बैकग्राउंड की भी लगेगी। लेकिन हर स्टेप में नहीं लगेगी दोस्तों, किस स्टेप में लगेगी ये भी जानकारी आपको दूंगा। समझ गए आप सभी? तो कैसी, मतलब आप समझ गए ना, दुविधाएं बहुत सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बारीकियां, ये इसीलिए दोस्तों इतनी हेर फेर रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा पढ़ करके आए, है ना। जो अनअवेयर होगा वो पहले ही गलतियां करता चला जाएगा। समझ गया? तो ये इस तरह की भर्तियां ही होती हैं जिनमें आपको अवेयरनेस दिखी जाती है। तो ये जो 14 पन्ने का या 55 पन्ने का नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा पढ़ के आएंगे। समझ गए? तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपका दोस्त आपके लिए इस चीज़ को पूरा कर चुका हूँ, है ना। आपको बस समझा रहा हूँ, आपको इस वीडियो को पूरा सुनना है। फीस किसके लिए लगेगी, किसके लिए नहीं लगेगी, है ना, क्या है क्राइटेरिया, सारी चीज़ें इसमें अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, जो जनरल ड्यूटी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो कमर्शियल पायलट हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान सुनेंगे। ठीक है, और ये भर्ती दोस्तों देखो, क्योंकि डिफेंस में जो भर्ती होती है ना, वो 2 तरह की होती है। या तो आप परमानेंट सर्विस कमीशन के तहत जाते हो, या तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जाते हो। इन दोनों में अंतर ये होता है, परमानेंट का मतलब होता है दोस्तों कि 62 साल या 60 साल का जो भी रिटायरमेंट सरकार की तरफ से है कि इतने में रिटायर होगा, वो नौकरी आप पूरी करते हैं। और शॉर्ट सर्विस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो नौकरी होती है जो 14 साल की होती है। एक्चुअली में ये नौकरी शॉर्ट सर्विस वाली जो है ये 8 साल की होती है। फिर इसे एक्सपेंड किया जाता है 10 साल तक, और फिर फर्दर एक्सपेंड किया जाता है 14 साल तक, लेकिन 14 साल के बाद नहीं होता है। समझ गए आप सभी? तो 14 साल तक जो नौकरी करते हैं, कभी आपने देखा होगा ना, अपने आसपास के कुछ आर्मी के बंदे होते हैं जो 14 साल में नौकरी करके फिर गार्ड की ड्यूटी करने लगते हैं। तो ये कौन है दोस्तों? ये हैं जिन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन में के थ्रू भर्ती लिया था। और जो आज भी आप देख रहे हैं कि बुढ़े हो गए और अभी भी बाबू बन के, क्लर्क बन के, आर्मी की ड्रेस पहन के जा रहे हैं, आ रहे हैं, है ना, और बुढ़े होते चले आ रहे हैं। कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, आपने बहुत सारे देखे होंगे, कैप्टन, जो उम्र दराज दिखते हैं आपको, तो ये वो लोग हैं जिनके परमानेंट सर्विस कमीशन में एंट्री हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने कोस्ट गार्ड के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात यही होती है किसी को भी पता होना, और वो है कि भैया 18 फरवरी से ये फॉर्म शुरू है। आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसकी ओरिजिनल और ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, और 28 फेब तक, यानी सिर्फ 10 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। और दोस्तों, इनकी भर्ती देखी है आपने? इनकी भर्ती का जो टाइम है ना, मार्च से एक बार शुरू होगा तो दिसंबर तक आपसे पेपर लेते रह जाएंगे ये। तो अब आप सोच रहे हो मार्च से दिसंबर में इतना लंबा आखिर है क्या? क्योंकि देखिए दोस्तों, 5 स्टेज में पेपर होने हैं। तो आपको पता है मेडिकल स्टैंडर्ड भी सबका अलग अलग है। पायलट अगर आपको बनना है तो भाई आपकी हाइट, है ना, चेस्ट और ये सब अलग होना चाहिए। और पता है आपको, फीमेल की पोस्ट हर जगह नहीं खुली है। फीमेल सिर्फ और सिर्फ जो वुमेन है वो सिर्फ अप्लाई कर सकती है कमर्शियल पायलट लाइसेंस में, बाकी किसी में वुमेन के लिए कोई पोस्ट नहीं खुली हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी, मैं सारी बातें करूंगा, हर स्टेप की बात करूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बस आपको इत्मीनान रखना है और मुझे सुनते रहना है। तो मेन क्या है मुद्दा कि 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और 28 फरवरी तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना, 10 दिन ही दिए हैं। और पता है ना, मार्च से लेकर दिसंबर पूरे साल लगभग बिता देंगे आपकी भर्ती करने में। तो दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए है, गजेटेड ऑफिसर है। ठीक है, और एक और नोटिफिकेशन आपने सुना होगा, मैं हालांकि यहाँ पे इससे जुड़ा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। एक और आपने सुना होगा कि IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जो है, ये दोस्तों अब जो आपका IAS का एग्जाम होता है ना, जिससे आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं,
IRS में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। अब उसी सर्विस में IRMS को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखेंगे। तो रेलवे ने क्या किया था, अपनी 8 सर्विसेज को मिला करके IRMS में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और यही IRMS की अब जो भर्ती है UPSC कराएगा, और ये तभी भर्ती होगी दोस्तों जब IAS की होगी। तो आपने अभी नोटिफिकेशन देखा होगा, अब IAS की ये जो पेपर होने वाला है अभी, है ना, जिसकी 2 फरवरी से डेट खुली थी और ये 22 फरवरी तक ऑनलाइन आप इसे भर सकते हैं। तो इस वाले में आप सिर्फ आप IAS नहीं बनोगे, आप इसमें IRMS भी बन सकते हो, इंडियन रेलवे सर्विसेज में भी जा सकते हो, ये इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो बस यही मैं आपसे कह रहा था। चलिए, तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने असिस्टेंट कमांडेंट वाले में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। आप चाहे जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करो, चाहे कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई करो, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखना है, वो ये है कि 1998 से 2002 के बीच में होनी चाहिए आप, ठीक है। आप अपना सन मैच कर लो, आप अगर 1997 के हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप पास ही नहीं हो सकते, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और डेट भी सुन लो, 1 जुलाई, ठीक है। अब यही डेट है दोस्तों, अगर इससे पहले की डेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हाँ इसके बाद की डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2002, ठीक है, 2002 में भी अगर आप पैदा हुए हो तो आपको मंथ याद रखना है, इन्होंने दिया 30 जून, ठीक है दोस्तों। अगर 30 जून 2002 के बाद आपका एक दिन भी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, 30 जून 2002 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यही डेट ऑफ बर्थ सबके लिए आपको दिख रहा होगा। और मैं क्या कह रहा था आपसे, मेल फीमेल दिख रहा है आपको, यहाँ पर इन्होंने साफ दिया जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है ये अगर मेल फीमेल है दोनों, तो दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी लड़कियों, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस में जाने का, तो इसको फ़ायदा उठाओ। अगर आपने किया हुआ है, लाइसेंस है आपके पास, तो ही जाना है आपको। ग्रेजुएशन की मैं दोस्तों बात करूं, अच्छा यहाँ पर जो लिखा है ये मैं बताता हूँ कि 5 साल की छूट मिलेगी उनको जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है ना। अब आप किसी भी पोस्ट में से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कोस्ट गार्ड भी हैं या आर्मी, नेवी में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों याद रखिए कि जो आप किसी भी कॉलेज से पढ़े हो 60% की आपके पास डिग्री होना चाहिए। BA BCom जो किया वो हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान रखना है इसमें प्लस में कहा गया डिग्री में 60% तो होगा, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से जिस मतलब ये दूसरा स्टेप ये है कि किसी ने भी वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसने 12वीं में PCM लिया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और सुनो ध्यान से, ये तक कहा गया है कि फिजिक्स प्लस मैथ्स डिवाइड बाय 2, यानी कि ये जो एवरेज आएगा, है ना, मतलब आपने फिजिक्स में कुछ नंबर लेके आए होंगे, आप मैथ्स में कुछ नंबर लेके आए होंगे, दोनों नंबर को रखना है और 2 से डिवाइड करना है, और आपका जो भी नंबर आएगा ध्यान रखना 55% से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एग्रीगेट की बात कही गई है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर एग्रीगेट लिखा है, देखो दिख रहा है एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितना होना चाहिए, मिनिमम 55% होना ही होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया है कि जिनके पास ग्रेजुएशन है ना, कई लोग क्या होते हैं पहले डिप्लोमा करते हैं और फिर जाकर के सेकंड ईयर में भर्ती ले लेते हैं ग्रेजुएशन के, जैसे आमतौर पर डिग्री में देखने को मिलता है इंजीनियरिंग की, है ना, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास भी, है ना, 50% होना चाहिए किसमें, डिप्लोमा में, विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन इट्स करिकुलम। समझ गए आप सभी के सभी, है ना, मतलब आपका डिप्लोमा में 55% होना चाहिए। और दोस्तों जो मैंने यहाँ बताया वो हर जगह है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रेजुएशन में 60% हो, दूसरा आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हो, और फिजिक्स और मैथ्स के नंबर मिला करके उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 55% के पास आना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने बाद में ग्रेजुएशन किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ये श्योर होना पड़ेगा कि उन्होंने डिप्लोमा में मैथ्स और फिजिक्स उनके पास रहा हो और 55% उसमें हासिल किया हो, एग्रीगेट मिला करके 2 से डिवाइड करने पर। समझ गए दोस्तों, और यही हर जगह है, यही हर जगह लिखा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है। अब कमर्शियल पायलट की बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ आपको, कहीं जगह तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा क्या है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर मान लो SC की पोस्ट खुली नहीं है, ST की पोस्ट खुली नहीं है, OBC की नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि OBC के सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं, सारे OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला है। OBC में वो लोग जो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर मतलब वो होता है दोस्तों जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होती है, और जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज़्यादा होती है उनको हम क्रीमी लेयर कहते हैं OBC के, तो उनके लिए नहीं होता है। तो क्रीमी लेयर कहाँ जाता है OBC का, इसको जनरल कैटेगरी की तरह फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब ये टोटली जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं। और OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं बस यही OBC का रिजर्वेशन लेते हैं। अब जनरल में भी दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो आर्थिक पिछड़े लोग हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, इनके लिए रिजर्वेशन होता है 10% का रिजर्वेशन होता है। लेकिन ये कौन सा परिवार होता है, ये भी जनरल कैटेगरी का ही परिवार है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि ये वो परिवार है जिसका सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जैसे कि OBC के नॉन क्रीमी लेयर का था, ठीक है। और ये चिंता मत करिए, ये इनको सर्टिफिकेट शो
करना पड़ेगा, है ना। सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए, सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है एससी के लिए कि एसटी के लिए, है ना, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। उसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रमाण होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे ना कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। समझ गए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, उसी फॉर्मेट में उसको लेकर के आना होगा, तभी हम मानेंगे। उसे अपलोड करना होगा जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बातें कुछ ध्यान रखना। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जो एससी एसटी की कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जिनको आरक्षण मिलता है, मान लीजिए कि कहीं पर आपकी पोस्ट नहीं है तो आप चिंता मत करो। मतलब आप सोचो कि मेरे लिए रिजर्वेशन है ही नहीं, मतलब रिजर्वेशन जीरो है आपके लिए उस पोस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए तब जनरल कैटेगरी की तरफ से आपको पेश होना पड़ेगा। और इस समय याद रखिए, अभी तो आपको छूट मिल जाती है। देखिए एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, आपको मालूम है, सभी को पता होगी ये बात। ग्रेजुएशन में भी छूट मिल जाती है 5% की, जैसे हमारे लिए 60% है ना, तो इनको छूट मिल जाए। जनरल के लिए कितना है, 60% है। एससी एसटी के लिए कितना हो जाएगा, 55%, क्योंकि 5% की छूट मिल जाती है। एससी एसटी को 5% का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, समझ गया ना। मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5% की नंबरों में छूट मिल जाती है। और ओबीसी के लिए ये 3 साल होता है, उनके लिए, किनके लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप अपने कोटे से, मतलब जब आपके लिए आपके रिजर्वेशन में आपकी पोस्ट खाली हो, तभी आप ये रिजर्वेशन का फायदा उठा पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये 5 साल की जो एज का छुटकारा है ना, ये आपको तभी मिलता है जब आपके लिए वाकई रिजर्व पोस्ट हो और आप उसी से भर रहे हो। लेकिन जब आपके लिए रिजर्व पोस्ट में जीरो है और आपको फॉर्म भरना है और तब आप जनरल कैटेगरी के थ्रू भर रहे हैं, मतलब आप एक तरह से जनरल कैटेगरी ही कहला रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं के थ्रू भर रहे हैं, उस पोस्ट को भर रहे हैं, ठीक है। इस केस में आपको एज में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, तब आप जनरल कैटेगरी ही समझे जाएंगे, है ना। ये बात बहुत समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, लेकिन आपके परसेंटेज में आपको छूट मिलेगा जो मिलता था, ठीक है। और दूसरी बात, आपसे फीस नहीं ली जाती है, आपको फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। 250 रुपये की फीस है जो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को देनी है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मतलब आप एससी एसटी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, भले ही आप अपने कोटे से भरें चाहे आप जनरल कोटे से भरें। बस अंतर ये हो जाएगा कि जब आप जनरल कोटे से भरेंगे तो आपको जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज का, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मामले में, एज के मामले में हम आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करेंगे, ये बात है। लेकिन फीस के मामले में हम आपको एससी एसटी ही रखेंगे, ये कहना चाहती है ये नोटिफिकेशन। समझ गए आप सभी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम, ये जो पायलट वाली बात है, इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया कि भैया 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स रहा हो, है ना, और इसका जो क्या कहना चाहिए एग्रीगेट है, एवरेज जो निकला हो 55% निकलना चाहिए, ये इनका कहना है। और इसमें भी वही बात कही है दोस्तों कि डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो भी कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे शुड पजेस द एग्रीगेट 55% मार्क्स इन डिप्लोमा फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी भर सकते हैं। अब नीचे देखो साफ साफ बोला है कि भैया जो भी इसे भर रहा है पायलट वाले को, उसके पास करंट में पायलट लाइसेंस इशू यानी कि होना चाहिए, पायलट लाइसेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस का, ठीक है। और किसके द्वारा जारी होगा, ये डीजीसी यानी कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको उस समय ही दिखाना पड़ेगा। समझ गया, मेल फीमेल दोनों भैया, ठीक है। अब बात कर ले टेक्निकल में दोस्तों, मैकेनिकल की पोस्ट है। अब मैकेनिकल में कौन कौन सी इंजीनियरिंग आती है वो सुन लो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 5 साल का रिलैक्सेशन किसको दे रहे हैं भाई, ये जो पर्सनल गार्ड्स हैं इनके, जो उसमें नौकरी कर रहे हैं, और एज वही है जो आपने अभी सुना था, सिर्फ मेल भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताता हूँ। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग की है डिग्री नेवल आर्किटेक्चर से, मैकेनिकल से, मरीन से, ऑटोमोटिव से, मैकाट्रॉनिक से, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन से, मेटलर्जी से, डिज़ाइन और एरोनॉटिकल से, एरोस्पेस से, है ना, और 60% लेकर के अपने ग्रेजुएशन में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे और का मतलब है कि या तो ये हो या तो ये हो, लेकिन इसमें सेकंड लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी मस्ट है ना, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जरूर है, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, प्लस ये भी होना चाहिए। अब ये क्या दोस्तों, वही जो मैंने आपसे कहा था कि 12वीं में अगर आप हैं तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हो और आप दोनों का एवरेज 55% आता हो, और ऐसे लोग जिन्होंने डिप्लोमा के बाद जो है ग्रेजुएशन किया है, उनके डिप्लोमा में जो फिजिक्स मैथ्स थे उनका 55% आया हो, ये इसका कहने का मतलब है। समझ गए आप मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो ये इसमें बात कही गई है। चलिए बहुत नीचे आ गए हम, एक सेकंड में आपको ऊपर ले चलूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, इस तरह से कहा गया। तो मैकेनिकल के लिए ये सारी डिग्री थी। अब सेम देखिए दोस्तों, जो बातें यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखी है ना, वही बातें यहाँ पर भी दूसरे पॉइंट में लिखी हुई हैं। तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि डिप्लोमा के साथ। अब ये समझ लीजिए कि देखिए, एक तो मैकेनिकल हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं वो आप समझ लो, है ना। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। अरे यार, ये क्यों बार बार स्लिप हो रहा है। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए दोस्तों, है ना। माफ़ी चाहूँगा ये, क्योंकि थोड़ा सा वो कर रहा है।
मैं आपको दिखा रहा था कि डिग्रियां कौन कौन सी लगने वाली हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से भर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने इनमें से किसी से भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है 60% के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपने मैथ्स और फिजिक्स लिया हो 12th में, और उसमें दोनों के जोड़ के 2 से डिवाइड करने के बाद 55% आ रहे हो, तो आप कर सकते हो। डिप्लोमा होल्डर भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वही लिखा हुआ है कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है। ये इनिशियली 8 साल की होती है, बढ़ाई जा सकती है 10 साल तक, और बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी 14 साल तक। समझ गए आप सभी? ठीक है। और अब इसमें कुछ नहीं, ये तो देखो रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया था पहले कि भैया 5 साल का SC ST को मिलता है, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ठीक है। और 5% ये दिख रहा है रिलैक्सेशन मिल जाएगा किसमें? देखो SC ST को मैं बता देता हूँ, आपको 5 साल की छूट भी मिलती है, जैसे कि ऊपर देख लिया आपने, और 5% की इनको इनकी मार्कशीट में छूट मिलती है। जैसे कि अभी आपको कितना चाहिए था? 60% ग्रेजुएशन में, है ना। लेकिन SC ST के लिए कितना मांगा जाएगा? 55% ग्रेजुएशन में। बाकी सबके लिए कितना है? 60% है। समझ गए? और साथ में इनको लाइसेंस भी, है ना। और बस हो गया, इतना है। लेकिन 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 ध्यान से देखना, एक चीज़ इन्होंने बोल दी है कि ऐसा कोई भी SC ST जिसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जब वो अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भरेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये पायलट वाली बात है, जान मान की बात है। ज़मीन पे रहते हैं तो चल जाता है काम, लेकिन हवा में है तो फिर चलता नहीं है ना। तो फिर तो आपको वो सारे आरक्षण खत्म कर दिए जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो ध्यान समझ रहे हैं आप? नो एक रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर 12th क्लास मार्क्स। मतलब अगर आपने पायलट के लिए भरा है तो 12वीं में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब इसमें आपको 55% ही दिखाने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो सबसे मांगा गया है, ये कहना चाह रहे हैं ये, और बाकी जगह आपको मिल सकता है। ठीक है। इनने साथ साथ का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या दिखाना पड़ेगा भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आता है ना आपके लिए इनकम एंड इनकम सर्टिफिकेट जो आता है, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट, ये देखिए अपने हिसाब से कट ऑफ परसेंटेज ये डिसाइड करेंगे, है ना। और मैं बाकी बताऊंगा कि कौन कौन से इनके क्या होते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। SC के लिए 8 पोस्ट है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के लिए आप देख रहे हैं SC में सिर्फ 4 पोस्ट है, और ST के लिए पूरे इंजीनियरिंग में सिर्फ 1 पोस्ट है। OBC के लिए पूरे इंजीनियरिंग में 5 है, और EWS के लिए देखो कुछ नहीं है। तो क्या EWS अब इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं भर सकता? भर सकता है, लेकिन उसको जनरल कैटेगरी के थ्रू भरना पड़ेगा। मतलब खुद को जनरल कैटेगरी दिखाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो भर सकते हो आप। तो आप किस में आ जाओगे? मतलब 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर आपको मालूम है ना, आपकी सुविधाएं थोड़ी सी खत्म कर दी जाएंगी। चलिए भाई, ठीक है, हम समझ गए इतनी बात। और टोटल पोस्ट देख लीजिए भैया, GD और कमर्शियल पायलट लाइसेंस को मिला करके 50 पोस्ट है। और अगर इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो 15 पोस्ट है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों याद रखो, आप इस वैकेंसी में किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इनके पेपर ऐसे होते हैं दोस्तों, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा, यानी इंग्लिश में अलग से पास होना पड़ेगा, मैथ्स में अलग से पास होना पड़ेगा, रीजनिंग में अलग से होना पड़ेगा। समझ गए ना? सब में अलग अलग इनके नंबर लाने। टोटल 400 नंबर का आपका पहला पेपर होगा, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, यानी कि स्टेज 1 कहते हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, है ना। इसमें आपको देखिए, जनरल कैटेगरी को 200 नंबर तो लाने ही लाने पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि अलग अलग सेक्शन में भी पास होना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन भी इनके 100 नंबर के हैं। 4 सेक्शन रहेंगे, पहले पेपर में 4 सेक्शन है, 1 2 ये। तो हर सेक्शन पे इन्हें कम से कम 50 50 50 50 50 50 आधे आधे नंबर लाने हैं। समझ गए ना? और आप सबको जोड़ेंगे अगर 50 को 4 बार तो 200 मिल जाएगा। तो ओवरऑल 200 होना चाहिए। और हर सेक्शन में, यानी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK में, सब में अलग अलग जब आप निकालें तो सबके 50-50 नंबर, यानी सब में 50 नंबर तो चाहिए तभी पास हो गए आप। समझ गए आप? नहीं तो आपको पास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक में 52 ले आओ, एक में 49 ले आओ तो पास नहीं, आप फेल हो जाओगे। आप फेल, रिटर्न फेल। समझ गए आप सभी मेरी बात? चलिए भैया, तो अब हम चलते दोस्तों आगे यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दी वैकेंसीज के बारे में। अब एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या काम करेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि भाई क्या है कि क्या क्या जो है, अरेस्ट अगर हो गए हो, कन्विक्ट हो गए तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। कोई भी डिसिप्लिनरी चीज़, अगर आपने कभी भी डिसिप्लिन के मामले में आप विड्रॉन हो किस चीज़ से, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। अब ये देखो, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर कोई वैकेंसी, नो वैकेंसी फॉर ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट, इन सच केस, ये जो लोग हैं ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एज दी अनरिजर्व कैटेगरी। तो वो अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की तरह। ठीक है। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एज एंड पासिंग मार्क कंसेशन रिलैक्सेशन। उस केस में जब आप जनरल कैटेगरी के थ्रू भरोगे, उसकी तरह भरोगे, तो पासिंग मार्क्स और एज में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। SC ST कैंडिडेट्स कैन ओनली बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, हाँ, लेकिन बस फीस बस आपसे नहीं मांगी जाएगी। ठीक है। बाकी कंसेशन आपको ना फीस में मिल रहा है, ना पासिंग में, सॉरी, ना पासिंग में पासिंग में मिलेगा, ना ही
आपके एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, लेकिन आपसे फीस जरूर नहीं ली जाएगी, चाहे आप यूआर से भरो अनरिजर्व से, चाहे आप नहीं भरो। ठीक है, बस यही कहा गया दोस्तों। अब चलिए सिलेक्शन बोर्ड की तरफ चलते हैं, है ना। 5 स्टेज होती है दोस्तों, पांचों के पांचों स्टेज आपको निकालनी पड़ती हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होती है, मेडिकल वेडिकल सब देख करके, है ना। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि अब आपको समझना है। देखिए सॉरी, है ना। स्टेज 1 सबसे पहला क्या है, स्टेज 1 है। इसको दोस्तों कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, मैंने कितना बोला था, 400 नंबर का आता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। एक गलत, देखो एक एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मिलेंगे, लेकिन एक गलत कर दोगे तो 1 माइनस हो जाएंगे, 1 नंबर कटता है। 1 नेगेटिव मार्किंग है और 4 सही मिलते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल उस तरह की है जैसे, और आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 400 नंबर का है। और जनरल के लिए कितना कट ऑफ है, सब कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बताया गया, और सेक्शन वाइज भी। अब भाई 100 क्वेश्चन हैं तो 25-25 के क्वेश्चन बांट दिए गए हैं 4 सेट में, है ना। वो हम पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे कैसा क्या है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। स्क्रीन टेस्ट होगा, सबके लिए होगा ये, है ना, चाहे वो जीडी हो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो, या टेक्निकल के लिए फील्ड हो। हाँ, लेकिन अंतर क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल के लिए अलग से एक पेपर होगा। ठीक है, 4 तो वो शुरू के रहेंगे जो मैंने आपको बताया, एक और पेपर होगा। जैसे मान लो मैकेनिकल से भरा ना आपने, तो मैकेनिकल का एक अलग पेपर होगा, आपका फील्ड का तो पेपर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो नंबर कितना है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पेपर टोटली इंग्लिश में रहेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम पैटर्न पे बात करते हैं। आपको दिख रहा है स्टेज 1, सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3। ठीक है, ये सारे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 ही हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा पोस्ट है भी नहीं। आपको मालूम है ना, एक तो खुला हुआ है भाई सेक्शन 1, मतलब ये भर्ती है दोस्तों। देखिए सेक्शन 1 में क्या था, जीडी है, ग्राउंड ड्यूटी और कमर्शियल पायलट लाइसेंस। ठीक है, और सेकंड में आपको दिख रहा होगा, सेकंड मेथड टेक्निकल है। और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि ये वाला सेक्शन 2 सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए होगा, और सेक्शन 3 सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होगा। और अगर कोई इंजीनियर नहीं है, मतलब नॉर्मल भरा है इसके लिए, तो सिर्फ उसका यही पेपर होगा। इसका मतलब ये कि आप कोई भी दो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप ये भी दे रहे होगे, ये भी दे रहे होगे। नहीं नहीं नहीं, आप या तो सिर्फ ये दे पाएंगे, आप ये सिर्फ ये दे पाएंगे, ये दे पाएंगे। मल्टीपल अगर भरा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, फ्यूचर में भी आपको पेपर नहीं देने देंगे। मैं जो समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुन लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं पहले कि भाई मान लो किसी ने ये भरा है। ठीक है, तो उसको सिर्फ 4 सेक्शन देने पड़ेंगे दोस्तों। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो भी कह लो आप इसे, इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 25 25 25 25 25 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको मालूम है ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 25 चौके 100। तो इंग्लिश कितने नंबर की होगी, 100। रीजनिंग कितने नंबर की होगी, 100। जनरल साइंस 100, जनरल नॉलेज 100 नंबर के हो गए। टोटल कितना हो गया भैया, 400। समझ गए दोस्तों, मतलब जो अगर सिर्फ ये पेपर भर देंगे कि मुझे कमर्शियल पायलट से हूँ मैं, वो भर रहा हूँ, या फिर मैं जीडी भर रहा हूँ, तो उनको 400 नंबर का पेपर देना है। 400 में से अब यहाँ पर देखना जरा कैसे कैसे, ये देखो दिख रहा है आपको, पासिंग मार्क्स की बात कही गई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं, तो देखो 400 में से ये देख लो ध्यान से, किस किस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को और ओबीसी, है ना, इनके लिए दोस्तों 200 नंबर लाने पड़ेंगे। 400 में से 200 नंबर लाने पड़ेंगे, तब पास होंगे। और एससी एसटी को 10 कम, 400 में से उन्हें 190 लाने, तो वो पास हो जाएंगे। लेकिन क्या इतने से हो जाएगा, नहीं। अब नीचे देखो, ईच सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको सेक्शन में कितने लाने हैं भाई, 25 चौके 100 है, ठीक है, मतलब इंग्लिश का सेक्शन 100 नंबर का है, लेकिन इंग्लिश में पास होने के लिए इसमें भी पास होना पड़ेगा, और 50 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को, और 45 नंबर लाने पड़ेंगे एससी एसटी को, अगर इंग्लिश में पास होना है तो। समझ गया ना, इस तरह से आप चले जाओ। रीजनिंग में भी 50 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लाना ही पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब अलग अलग सेक्शन में भी पास होना है, और ओवरऑल 200 भी लाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी में सेक्शन में 50 से कम ले आओ और ओवरऑल आपका 240 भी पहुंच रहा है, तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। समझ गए आप, यानी हर सेक्शन में आपको 50 लाने हैं, आपको इस तरह से मेहनत करनी है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 घंटे ही मिलेंगे, आपको समय दिख गया होगा। अब मान लो किसी ने मैकेनिकल भरा, तो आपको दिख गया होगा कि सब कुछ उतना ही है, ए से लेकर के डी तक जो ऊपर वाले में था। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, मैकेनिकल। ठीक है, और मैकेनिकल दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे मैकेनिकल के आपके, है ना, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल कितना होगा, 240 का पेपर होगा मैकेनिकल का, जो मैकेनिकल से भरेंगे। तो आपको दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर के जो 4 सेक्शन थे, इनमें आपको अब अलग से पास नहीं होना है ना। इनमें पूरा मिला करके आपके 80 नंबर आने चाहिए, अगर आप अनरिजर्व से, यानी जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी के हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना। देखो यहाँ पर अब ये क्या, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं भैया हर चीज़ के। ये 25 वाला मत देखना, ये तो जीडी का था, मैकेनिकल का यहाँ 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इनका इंग्लिश भी 10 का आ रहा है, जनरल ये भी 10 का आ रहा है, ये भी 10 का आ रहा है, और ये भी 10 का आ रहा है। ठीक है, तो ये कितने होगा भैया, अब आप देखोगे तो ये भी 40 नंबर का, 40 40 40। ठीक है, टोटल कितना हो गया, अब आप देख लो, 4 चौक 16,
ठीक है, 416 यानी 160। ठीक, तो समझ गया ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, 160 में से अगर आप ऊपर वाले, मतलब ये देखो लिखा है ना ए से डी के लिए ये बोला गया है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को यानी कि 160 में से 80 नंबर लाने पड़ेंगे और एससी एसटी को 72 नंबर लाने पड़ेंगे। और वहीं बात करें मैकेनिकल के 240 में से अगर इनको पास होना है अनरिजर्व्ड को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, तो इन्हें 240 में से 120 लाना पड़ेगा। और एससी एसटी को ई सेक्शन से दिख रहा है ना, सिर्फ ई सेक्शन से, और ये ए से डी तक का था, ठीक है, तो उसमें इनको 108 लाने पड़ेंगे। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से आप चले जाएंगे नीचे तो आपको दिखेगा इंग्लिश से लेकर जनरल नॉलेज तक तो ये वही है जो सब में है, बस नीचे की चीज़ बदल गई है। और ये वाला 240 का है, जनरल ईडब्ल्यूएस को 240 में से 120 लाने पड़ेंगे अगर पास होना है तो, और एससी एसटी को 108। और ऊपर के इन इन क्वेश्चन से जो 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क का तो 160 का हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर से वही ऊपर वाले सेक्शन में 80 लाने पड़ेंगे पूरा मिला करके, है ना, और एससी एसटी को 72 लाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 घंटे का ही टाइम रहेगा। तो आप उम्मीद करता हूँ पेपर का पैटर्न तो आप समझ गए होंगे कैसा क्या है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि जब ये हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट, जब आप इसको पार कर लेंगे ना तब आप जाएंगे स्टेज 2 में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सारी चीज़ें मेरिट से स्टार्ट होगी। जो लोग ये स्क्रीनिंग निकाल लेंगे, है ना, ये देखो स्टेज 1 जो निकाल लेंगे, इन केस 2 और मोर। अब मान लो क्या होता है कभी कभी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा रिजल्ट आ जाता है कि 2 बंदों के एक जैसे नंबर हो जाते हैं, है ना। तो कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे कैसे होगा वो सुना। कैंडिडेट्स, अब अगर मान लो कि 2 लोगों के एक ही जैसे नंबर आ गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनकी एज जिसकी ज़्यादा होगी उसको पास कर देंगे और इसको फेल कर देंगे। अब मान लो किसी की एज भी शामिल हो गई, है ना, मतलब एज इसकी भी वही एज है, इसकी वही एज है, डेट ऑफ बर्थ सेम है ना। अब हम अटक गए तो क्या करेंगे, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इन दोनों को हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और स्टेज 2 में बुलाएंगे। समझ गए दोस्तों, यानी कि जब एज भी हो जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाए, है ना, डेट ऑफ बर्थ भी देख लें और नंबर भी सब एक जैसा हो जाए, तो ऐसे बंदों को हम फिर स्टेज 2 में बुलाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया बचा नहीं, या तो उम्र बड़ी करता तो मालूम चला उम्र भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऐसे लोग को फिर हम नहीं रिजेक्ट करते हैं। यानी किस भी आप में रिजेक्ट करोगे, फिर मतलब ये होगा कि इनको दोनों को एक मौका और मिलना चाहिए, इसलिए स्टेज 2 में बुलाते हैं दोस्तों। स्टेज 2 में आप देख रहे होगे पीएसबी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। फिर एक और आएगा दोस्तों फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। अभी स्टेज 2 क्या नाम क्या, देखो पहले के वाले का नाम क्या था, स्क्रीनिंग टेस्ट, अब हो गया प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर ये बात कही कि जो पीएसबी है दोस्तों, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा कहाँ, स्टेज 2 में। ये कंडक्ट होगा आपका नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता में, है ना, अलग अलग आप समझ गए होंगे, पूरे 4 दिशाओं में हो रहा है। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड थ्रू, क्या होगा वहाँ पर मैं बता देता हूँ। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड में आपको स्क्रीन किया जाएगा फिर से, है ना, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन होगा, यानी कि जहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है ना, कुछ ऐसी पिक्चर रहती है और उसमें से आपको पॉजिटिव कहानी ढूंढनी होती है, फिर और ये सभी को पिक्चर दिखाई जाती है और फिर ग्रुप बना दिया जाता है। जिन्होंने पिक्चर बना करके लिखा होगा ना स्टोरी, उस स्टोरी को ये आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर बाद में पीआई होता है। तो ये भी हो गया पीपीएनडीटी। और ये सब कुछ दोस्तों इंग्लिश में होगा, मैं बता रहा हूँ। ये उम्मीद करी जा रही है कि इंग्लिश में ही बोलेगा बंदा, लेकिन अगर आपने हिंदी में बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। द स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली, और स्टेज 2 के कोई नंबर नहीं जुड़ते दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस मतलब पास और फेल होगा इसमें, ठीक है, यानी इससे कोई नंबर नहीं होंगे, पास फेल बात खत्म, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है। साफ साफ क्या लिखा है दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग स्टेज 2 फॉर स्टेज 2 के लिए जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अंडर को फोटो एंड, भाई उनकी फोटो, भाई हर स्टेज पे आपकी फोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। द फोटो कैप्चर्ड एंड बायोमेट्रिक रिकॉर्डेड ड्यूरिंग स्टेज 2 इज टू बी वेरीफाइड। अब देखो कैसे, जब आप स्क्रीन टेस्ट देने गए थे ना, स्क्रीन टेस्ट स्टेज 1, तब आपकी बायोमेट्रिक हुई थी, फोटो और बायोमेट्रिक, ठीक है। तो अब आप जब स्टेज 2 जा रहे हो तब भी आपकी फोटो और बायोमेट्रिक हो रही है। तो स्टेज 1 से आपकी स्टेज 1 की जो फोटो और बायोमेट्रिक थी वो मैच होनी चाहिए। जब उसने दोबारा स्टेज 2 में की तभी आप आगे जाएंगे, अगर कहीं पर भी डिसमैच हुआ तो आपको ये कैंसिल कर देंगे आगे बढ़ने से। समझ गए आप सभी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों देखिए, मान लो किसी ने पीएसबी यानी कि स्टेज 2 क्लियर कर दिया, विल अंडर उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्राउड बाय द कैंडिडेट, ओरिजिनल लेकर के आना है, ठीक है, स्टेज 2 में ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेज 2। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्शन स्टिल पकड़ा के हटा देंगे। अब जैसे मान लो दोस्तों जिसने पीएसबी निकाल ली, प्री सिलेक्शन बोर्ड, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, उसे फिर स्टेज 3 में भेजा जाता है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में, ठीक है। जो वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ आएंगे दोस्तों, ठीक है।
और अब मैं बताता हूँ, इन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3। देखो हर स्टेज के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी होगा और ये आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा, समझ गए, है ना, ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। तो ईमेल चेक करते रहिएगा या वेबसाइट पर जाकर के इसे देखते ज़रूर रहिएगा, ठीक है। FSB इज़ कंडक्टेड एट द कोस्ट गार्ड बोर्ड। अब ये कहाँ होगा दोस्तों, FSB यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, तो स्टेज 3 जो होता है ये सिलेक्शन बोर्ड में होता है कोस्ट गार्ड के, ठीक है, जो कि है नोएडा में एंड डिस्पेंस ओवर 5 और अलग अलग जगह पे, और खासतौर पे नोएडा पे ही। तो ये कितने दिन का होगा, ये होगा 5 दिन। मतलब यहाँ अब आपको इनके बिल्कुल समझ जाओ कि बेस पे रुकना पड़ेगा 5 दिन के लिए, जो आपका SSB राउंड होता है ना, फाइनल सिलेक्शन राउंड, ये 5 दिन आप रुक गए यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। द कैंडिडेट आर सब्जेक्टेड टू, फिर अब इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। देखो मैं सब बताते जा रहा हूँ ताकि आप तैयारी कर लो अपनी, कि स्टेज 3 में आपके साथ भैया साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, है ना, ग्रुप टेस्ट टास्क दिए जाएंगे, इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी होगा, है ना। द फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटिवली ऑन जुलाई। तो देखो फाइनल सिलेक्शन ये जो होगा ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में होगा। मैंने कहा ना आपसे, मार्च से पद्धति शुरू होगी और दिसंबर तक खत्म होगी, ये लंबी प्रोसेस होती है। फिर ऑल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन वेरीफाइड ड्यूरिंग PSB आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब जो डॉक्यूमेंट आपने प्री सिलेक्शन बोर्ड यानी कि स्टेज 2 के समय दिखाए थे वो सारे अब लेकर के आने ओरिजिनल में। FSB में देखो ओरिजिनल भी लेके रखना है, फोटोकॉपी भी लेके रखना है, आप सब लेके जाएंगे और वहाँ पर हर चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोथ कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड ऑन लास्ट डे एंड देयर आफ्टर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर स्टेज 4। और जब ये सब हो जाएगा, जब सब कुछ ओके मिलेगा, तो आपको स्टेज 4 में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर मेडिकल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ पर भी सेम हो गया कि भाई 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो गए, है ना, देन द कैंडिडेट, अब इसमें क्या होगा कि अगर स्टेज 3 में भी सब कुछ हो गया तो जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे। डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैच कर गई विल बी कंपेयर्ड एंड कैंडिडेट ओल्डर बाय एज विल बी हायर इन मेरिट, ठीक है। तो फिर उसकी एज के हिसाब से उसको बढ़ाया जाएगा। मैंने जैसे बताया अगर दोनों का सब कुछ सेम हो गया तो फिर इनको भी अगले स्टेप में भेज दिया जाएगा। स्टेज 4 दोस्तों जैसे कि बताया गया था मेडिकल। देखो पहला क्या था स्क्रीनिंग, दूसरा क्या था प्री सिलेक्शन बोर्ड, तीसरा क्या था फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, चौथा क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है और उसकी भी डिटेल अभी इसमें लगी हुई है, तो मैं वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो कैंडिडेट अब इसमें जो आएंगे 4th में, इनका भैया होगा क्या कहना चाहिए, हॉस्पिटल में रहेंगे ये विद इन 42 डेज कंप्लीशन ऑफ SMB, है ना। देखो यहाँ पर इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि कई कई बार हमें एग्जामिनेशन, ये जो मेडिकल बोर्ड होता है ये हमें रिजेक्ट कर देता है। तो इन्होंने कहा है कि आप वापस से अपील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपील करने के बाद भी अगर वो आपको बोल दे कि नहीं आप में डेफिशिएंसी है, ये कमी है या कोई कमी हमें निकाल दे, है ना, तो अपील करने के बाद फिर आप फिर से बोल सकते हो रिव्यू कर दीजिए, फिर रिव्यू भी करके देंगे और रिव्यू करने के बाद भी अगर आप में वो कमी रही तो अब इसको फाइनल माना जाएगा, फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, समझ गए दोस्तों। चलिए अब स्टेज 5 की बात करते हैं दोस्तों, इंडक्शन की। इंडक्शन का मतलब आपको पता है कि ट्रेनिंग होना अलग अलग डिपार्टमेंट पे, उसे इंडक्शन कहते हैं, है ना। हु क्लियर 4 एंड स्टैंड इन ऑल। भाई अब जो सारी मेरिट में आएंगे तो उनको रिपोर्ट करना होगा, है ना, कहाँ पर, INA एजीमाला, है ना, ये नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए वहाँ पर जाओगे आप, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कैसे की जाएगी वो ध्यान से सुन लो आप सबके सब। ये स्टेज 1 और स्टेज आपके स्टेज 1 और स्टेज 3 के हिसाब से, है ना, ये उसके हिसाब से की जाएगी। स्टेज 2 प्री वाले में कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेज 2 स्टेज 3 के हिसाब से रिपोर्टिंग एट INA एजीमाला फर्स्ट अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक, जो हर जगह होगा, हर स्टेज में होगा ये तो आपके साथ, ठीक है। तो इंडक्शन हो गया 5वां। अब रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है दोस्तों, ये मैंने कहा ना आपसे कि ये सब कुछ वेबसाइट पर बताया जाएगा और ये चिंता मत करो, जैसे ही अपडेट होगा ना वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 18 से 28 फरवरी के बीच में अप्लाई कर देना है आपको, है ना। और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये बात यहाँ पे लिख दी गई है साफ साफ। अब चाहे टेक्निकल के लिए कर लो इसमें असिस्टेंट मैनेजर के, या फिर आप कमर्शियल पायलट के लिए कर लो, या जो भी करना है, ठीक है। कोई एक ही कर पाओगे, सारे नहीं कर पाओगे। अब आती है बारी दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोडेड की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ध्यान सुनेंगे। सबसे पहला दोस्तों ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको साफ साफ, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टेज 1। स्टेज 1 के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये साफ साफ बात कही गई है कि पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होगी, है ना, दिसंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए, पोर्ट्रेट में होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए, है ना, लाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर सिक्स, मतलब सर पे कुछ भी पगड़ी उड़ी मत पहनना, लेकिन अगर आप सिख हैं तो आप पहन सकते हैं, है ना। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विदाउट स्पेक्टिकल 6, और ये आंखें ध्यान रखेंगे भैया, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे में पहन करके नहीं बैठना, है ना। और इसमें आंखें ही बताई गई हैं कि 6x6 6x9 का कम मतलब क्या होता है, मैं वो सब सिखा दूंगा अभी आपको कि 6x6 और 6x9 कहीं कहीं लिखा होता है, 6x36 लिखा होता है कहीं कहीं,
है ना, और कहीं कहीं 6/15, 6/12। तो इसका क्या मतलब है ये अभी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए मैंने आपसे जैसा कहा, फोटो रखनी है पासपोर्ट साइज, जो कि आपको पगड़ी नहीं पहननी है, बस जब तक आप सीखनी है, सीखें तो आप पहन सकते हैं, है ना। ब्लैक, अब देखो फोटो खींची कैसे मैं आपको समझा दूँ। अगर आप ये मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, तो आपको क्या करना है, अपने हाथ में एक स्लेट पकड़नी है, स्लेट में अपना नाम लिखना है, और जिस दिन फोटो खिंचा रहे हो, है ना, वो डेट लिखनी है आपको, समझ गए। ऐसे दिखाना है जैसे चोर नहीं खिंचवाते फोटो, है ना, मुजरिम जो होते हैं उनकी फोटो नंबर लिख दिया जाता है, मुजरिम नंबर, ये स्लेट लिए रहते हैं और चौक से लिखना पड़ता है सफ़ेद समय, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ध्यान रखेंगे तो ये यहाँ पे मुजरिम की तरफ फोटो मांग रहे हैं, मुजरिम की तरफ फोटो ही देनी है, और ध्यान से देख लो कलर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भैया ये भी आप समझ गए भाई, है ना। और क्या क्या चाहिए, ये स्टेज 1 के लिए दोस्तों, तो पहले तो अपने तैयार रखेंगे, और कैपिटल लेटर में अपने नाम लिखना उसमें स्लेट में, और फिर फोटो खिंचाना, ठीक है। कैंडिडेट, अब भाई सिग्नेचर को स्कैन कर लेना, है ना। और सब कुछ याद रखिए दोस्तों, 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए फाइल साइज, ये भी इन्होंने बता के रख दिया। लेफ्ट और राइट हैंड थंब इंप्रेशन सबका लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी, फोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह के स्कैन रख लेना, ठीक है। हैंड रिटन लेटर मिलेगा, कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होता है वेबसाइट पे उपलब्ध है इनके, वहाँ पर आपके जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट है ना भाई, जो NOC, जो लोग पहले सर्विस कर रहे हैं, है ना, उन्हें NOC देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके बॉस के द्वारा, उनके सर के द्वारा, तभी वो कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी, अब देखो ये हो गया स्टेज 1 के लिए। अब बारी आती है स्टेज 2, यानी कि प्रिलिमिनरी सर्विस बोर्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, अलग अलग भाई सारे सेमेस्टर की, है ना। इस तरह से डिग्री कर देना, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कर देना भैया, है ना। अगर उसकी इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपको दिखाना है कैटेगरी, यानी कि सबको दिखाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई, अगर आप कैटेगरीज हैं तो ये। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अच्छा याद रखना, कई लोग क्या करते हैं डोमिसाइल में अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि गलत है। रेसिडेंट नहीं, डोमिसाइल देना है, डोमिसाइल की इस शहर के रहने वाले हो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं चलता है। टू बी अपलोडेड ओनली बाय कैंडिडेट्स, ये सब कुछ अपलोड होगा, और अगर आपने NCC किया है तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हो, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नोट कुछ लिखा हुआ है दोस्तों कि इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS एप्लीकेंट्स अवेलिंग देयर रिस्पेक्टिव कोटा देन देयर करंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ, अब मान लो कि SC ST OBC और EWS अपने कोटा के थ्रू भर्ती ले रहे हैं, मतलब कोटा के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपने इस कोटे के थ्रू फॉर्म भरा है तो फिर आपको आपका जो है एड्रेस बताना पड़ेगा, यानी पर आपका जो करंट और परमानेंट एड्रेस है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो आपके SC ST OBC EWS के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, ये आप समझ के रखेंगे, ठीक है। इस केस में आपका करंट और परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। EWS को मैंने जैसे ही कहा भैया इकोनॉमिक वाला दिखाना पड़ेगा, और OBC को भी अपनी सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेंगी, है ना। और देखो साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट जितने भी हैं 10 से 100 KB के बीच में रहेगा, है ना। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स ST ST और ये सब के लिए जो भैया है ये आपको ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश, देखो सारे डॉक्यूमेंट या तो हिंदी में होंगे या तो इंग्लिश में होंगे। मान लो हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में आपके कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको पहले उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है या हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, उसके बाद उसे अपलोड करना है। चलिए भाई समझ गए आप, है ना, मतलब ट्रांसलेट करवाना पड़ता है फिर ऐसी क्या कहना चाहिए, ऐसी मार्कशीट को। एग्जामिनेशन फीस की मैंने जैसे कि बात की दोस्तों, SC ST को छोड़ दो, बाकी सबके लिए 250 रुपये है, ठीक है। SC ST जनरल कैटेगरी की तरफ भी बढ़ेगा तो भी उसके लिए फीस नहीं है, हाँ बस एज रिलैक्सेशन और मार्क्स में जो कंसेशन मिलता है वो हट जाता है। मेथड ऑनलाइन होगी दोस्तों पेमेंट की, है ना। आप चिंता मत करो, कहीं पेमेंट के लिए भी इन्होंने नंबर दिया, कहीं अगर रुक गए अटक गए तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पशन ऑफ फीस मैंने बता दिया था। अनसक्सेसफुल पेमेंट अगर हो गई है, देखिए दोस्तों अगर आपकी डबल पेमेंट चली गई है, आपको लगता है चली गई है, तो चिंता मत करिए, एक वापस हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा हो जाएगी कभी आपकी पेमेंट कट गई है और ना ही वहाँ पहुँची है और आपने कॉन्टैक्ट किया, है ना, तो चिंता मत करिए कि अगर यहाँ से कट गया और वहाँ नहीं पहुँचा है तो आपको रिफंड हो जाएगी, 3 से 4 दिन में आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक, समझ गए आप सभी के सभी, ठीक है। और याद रखिए एक बार पेमेंट अगर हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया, तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी हालत में, है ना। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, ये देखो भाई वापस हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा भर दिया तो। ट्रैवल एक्सपेंसेस की अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे क्या है। देखिए SC ST को साफ साफ बोला है, SC ST लेकिन वो वाले कैंडिडेट जो कि नौकरी नहीं कर रहे, बेरोजगार जो हैं SC ST वाले, उनको सेकंड क्लास फेयर ट्रेन मिल जाएगी स्टेज 1 के लिए। स्टेज 1 के लिए, स्टेज 3 के लिए, स्टेज 2 के लिए हम सब अलग अलग बात करेंगे। स्टेज 1 के लिए उनको सेकंड क्लास की फेयर मिलेगी, गवर्नमेंट बस के लिए मिल सकती है, सब मिल सकती है, लेकिन आपको टिकट दिखाना पड़ेगा आप किससे आए हो, तो आपको वो रियम्बर्स कर देंगे वहीं के वहीं, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि क्या होगा कि आप 30 किलोमीटर के दूर हो, देखो भाई आप क्या है 5 सेंटर्स चुन सकते हो, 5 सेंटर आप चुन सकते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पहला सेंटर ऐसा प्रेफरेंस का होना चाहिए, उन्होंने ये बात कही है नोटिफिकेशन में, जो 30 किलोमीटर के दायरे में आता हो,
ठीक है। लेकिन मान लो 30 किलोमीटर से दूर है, मतलब ऐसी स्थिति है आपके साथ कि कोई ऐसा सेंटर है जो 30 किलोमीटर से बहुत दूर है, तो ऐसे मामले में ट्रैवल फॉर्म आता है, वो भर देना। SC ST वालों के लिए है, सिर्फ ध्यान रखना, है ना। तो वो लोग फॉर्म भर देंगे, अगर एक जो आता है ना, कौन सा वाला, यही छूट लेने वाला, है ना, 30 किलोमीटर मतलब ट्रैवल फॉर्म फिल कर देना तो आपको, और IGC की वेबसाइट पे अपलोड कर देना, है ना। मतलब ये लेके चले जाना वहाँ पे ट्रैवल फॉर्म भर के, तो जितना भी खर्चा आया वो आपको कोस्ट गार्ड के वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेज 2 की बात करें दोस्तों, तो देखो आने और जाने का पूरा चार्ज AC 3 और चेयर के साथ होगा, है ना, शॉर्टेस्ट रूट के साथ, है ना। ओनली फॉर फ्रॉम द करंट और परमानेंट एड्रेस मेंशनड इन एडमिट कार्ड। लेकिन ये तभी हो सकता है टू द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फर्स्ट टाइम, जो पहली बार FSB जाएंगे यानी सेकंड स्टेज जाएंगे, उनके लिए आने जाने का दोनों खर्चा जो है ये लोग उठा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और लेकिन ओरिजिनल टिकट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, तभी हो सकता है। SC ST विल भी, और इनको तो सेकंड क्लास का मिलेगा SC ST को, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो लोग पहली बार आए उन्हें टू एंड फ्रो दोनों मिलेगा। FSB आपको मालूम है ना, जहाँ भी रुकोगे तो कितने दिन के लिए रुकोगे, 5 दिन के लिए रुकोगे भैया, ठीक है, इनके सेंटर पे। अब एग्जामिनेशन सिटी है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आपकी फर्स्ट चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिसको चुनेंगे तो चुने ऐसा कि जो आपके 30 किलोमीटर के दायरे में आती है। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी समस्या आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एडवर्टीजमेंट के मामले में कुछ पूछना है, ठीक है, आपको कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना है, एलिजिबिलिटी के बारे में, है ना, यानी कि 1, 4 और 5 स्टेप जाननी है, तो ये मेल कर सकते हो और इस पर कॉल कर सकते हो, है ना। और सेकंड और थर्ड स्टेज को समझना है तो आप इस पर मेल करके पूछ सकते हो और इस पर आप फ़ोन कर सकते हो, और चिंता मत करो, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट इशू, अब मान लो पेमेंट का इशू आ रहा है, तो भैया ये नंबर तो बिल्कुल रख लो दोस्तों, ये पेमेंट के इशू में काम आएगा, है ना। चलिए भैया, अब टेंटेटिव, ये देखो मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी पेपर हो तो ये मार्च से शुरू होगा और पूरे दिसंबर 2022 तक, मतलब सिर्फ पेपर में ही पूरा साल चला जाएगा, तब जाकर के जनवरी 2023 में ये बैच शुरू होगा, है ना। 50 पोस्ट उसके लिए और 15 जो है टेक्निकल के लिए अपने, समझ गए आप दोस्तों, ठीक है। और याद रखें कि ये आपको कभी भी मेल में ये नहीं बताएंगे कि कब एडमिट कार्ड आ रहा है, ये सीधे एडमिट कार्ड भेज देंगे, तो इसलिए अपना मेल भी फ्रेश करके देखते रहना और वेबसाइट पे भी जाते रहना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये कहाँ आ गए हम, ये तो हमने पढ़ लिया था, सर्टिफिकेट कौन कौन से लगने हैं ये भी देख लिया हमने, है ना। और ये भी हमने देख लिया था शायद, है ना, ये हमने देख लिया ना। एक सेकंड, कहाँ थे हम, यहाँ पर थे, हम इसकी बात कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। हाँ, हमने इसकी बात की है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेज ऑफ ऑफिसर से, तो ये तो खैर हमने एक बार देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने दोबारा बताया हुआ ना। देखिए, कलर्ड प्रिंट आउट, हाँ ये ज़रूरी हो गया मेरे भाई, बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा सा अलग है। स्टेज 1 में इन्होंने कहा है कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड मिलेगी ना स्टेज 1 की, उसकी कलर्ड प्रिंट आउट निकालना। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ऑफ ईमेल, ये देखो ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगी, सिर्फ कलर निकालना है। अब जो लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं सुनेंगे वो फिर अटक जाएंगे, बहुत ध्यान सुनना भैया पूरा वीडियो, क्योंकि कहीं जगह चेंज आ रहा है। 10th का भी मार्कशीट चाहिए और 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, है ना, जो आपने वहाँ पर डाली हो एप्लीकेशन फॉर्म में। ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए आपकी, ये सब ओरिजिनल में चाहिए भैया। ओरिजिनल फोटो आईडी एज मेंशनड, SC ST के ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC, देखो इनके ओरिजिनल भी चाहिए सर्टिफिकेट के, एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड जो होना चाहिए। ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट लेकर के आ जाना, कैंसिल चेक लेके आ जाना, NEFT पेमेंट, ये सब तभी तो आपका होगा। स्टेज 1 के लिए सारी जानकारी थी, ठीक है। 10th 2 कलर पासपोर्ट साइज, ओरिजिनल SC ST, है ना, ये सब कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्री सर्विस बोर्ड और प्री सिलेक्शन, प्री सर्विस बोर्ड और ये फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, स्टेज 2 स्टेज 3। इसमें क्या क्या लगेगा, 2 कॉपी लगेगी आपके कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन की, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना, जो जनरेट हुआ कंप्यूटर से, उसकी 2 कॉपीज करके रख लेना, और एक एडमिट कार्ड फ्रॉम अलॉन्ग विद रिसीव्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटो, नॉट 3 महीने से जो पुरानी ना हो फोटो, ऐसी लेकर के जाना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट उठा करके ले जाना। आइडेंटिटी प्रूफ के ओरिजिनल और फोटो दोनों लेकर के चले जाना। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं उसमें आते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर में, तो ले जाना। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को तो मालूम है आपको कि इनकम और एसेट वाला भरना पड़ता है फॉर्म, वो ले जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, देखा मैंने कहा था ना, समझ गए ना। तो स्टेज 2 स्टेज 3 में आपके ब्लू बैकग्राउंड के साथ 12 फोटोज लगेंगी। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लगेगा, फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों रख लेना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने बता दिया बार बार, रेसिडेंट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट मत डाल देना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही डालना, वरना रेसिडेंट डाला तो मना कर देंगे। और एनसीसी का है तो वो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना, ठीक है। अब फेलियर टू सबमिट अबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 2 स्टेज लीड टू, अगर आपने ये सब नहीं सबमिट किया तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ऑल फोटो, अब जितनी फोटोकॉपीज हैं आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर, सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड, यानी सब में साइन कर देना था। फोटोकॉपी शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स ऑफ नेम एंड उनमें होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू द, अब देखो ओरिजिनल जो आप लेकर के जाओगे वो तो स्टेज 2 स्टेज 3 के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होइए। अब स्टेज 4 दोस्तों मेडिकल की बात करें अपन तो देखो इसमें क्या कलर्ड, फिर से वही एडमिट कार्ड निकालना कलर्ड में, ठीक है। कार्ड ऑफ स्टेज 3 का ही एडमिट कार्ड लगेगा। ओरिजिनल फोटो आईडी लग जाएगी आपकी एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन, ठीक है, ओरिजिनल वाली लगेगी। फेलियर, अब ये नहीं दिया तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आती है 5 वाली इंडक्शन में, इसमें ध्यान रखो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें एजीमाला जाना पड़ेगा इंडियन नेवल एकेडमी में, है ना, विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, 10th की ओरिजिनल, 12वीं की और पूरे ग्रेजुएशन डिग्री सब लेके चले जाना, प्रोविजनल डिग्री, है ना, कैटेगरी जो भी है आपकी इनमें से वो सारे कुछ ना कुछ कैरेक्टर, कमर्शियल पायलट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ओन रिस्क सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट्स, ये भी लेके जाना है। डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय मेल एंड वुमेन, एग्रीमेंट बॉन्ड जो होता है साइन करवाते हैं ये बॉन्ड, तो वो भी लेकर के जाना है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट डिटेल और ये सब कुछ क्लियर है। फेलियर टू सबमिट अबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 5 विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, अगर ये सब नहीं किया तो कैंसिल कर दिया। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निकल के लिए, मतलब आपको जीडी में जाना है या टेक्निकल में जाना है तो आपकी 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट का बनना है तो भैया लड़के हो चाहे लड़की मिनिमम हाइट इतनी है 162.5 सेंटीमीटर 162 और मैक्सिमम हाइट है 197 और आपके पैरों की लंबाई 99 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम। वेट दोस्तों बात करें 10 ±10% हो सकता है आपके हाइट के अकॉर्डिंग। चेस्ट की बात करें दोस्तों वेल प्रोपोर्शनेट मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर अच्छे से होना चाहिए और 5% का मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आंखें बता देता हूँ, अब आपको 6x6 6x36 में अंतर बता देता हूँ। कभी भी आप देखना आपको जो डॉक्टर है ना, आप ये यहाँ बैठे हो और यहाँ पर डॉक्टर एक बड़ा सा बोर्ड रखता है, इसमें अल्फ़ाबेट लिखते होते हैं, पहले वाले बड़े होते हैं, फिर थोड़े छोटे होते हैं, फिर थोड़े थोड़े और छोटे होते हैं, फिर थोड़े और छोटे जाते हैं। आपको मालूम है डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है 6 मीटर, समझ गए? तो आप ये जो 6x6 देखते हो ना, इसमें तो आप ये समझ जाओ कि जो पहले 6 लिखा है ना आपने, ये वो 6 जो डिस्टेंस है, मतलब कितने डिस्टेंस से बंदे ने उस बोर्ड को देखा है, समझ गए? तो 6 मीटर से देखा हुआ है सर, ठीक है, चलो एक 6 तो हम समझ गए, दूसरा 6 का मतलब क्या है? अब आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो पहले बड़ा रहता है, फिर छोटा रहता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बहुत छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो सबसे नीचे वाला है ना, सबसे नीचे वाला सबसे छोटा है, इसी को देखने में नामुमकिन है। अगर किसी की आंख खराब होगी तो वो इसको नहीं देख पाएगा, लेकिन उससे बड़े बड़े देख पाएगा। तो मान लो कोई इसको देख लेता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 6 फीट की दूरी से इसने ये जो नीचे वाला शब्द था उसको बराबर देख लिया, मतलब इसकी आंखें 6x6 हैं। अब मान लो किसी को ये नहीं दिख रहा ढंग से, है ना, अच्छा अब एक याद रखिए, अब ये जो 6x6 वाला है, क्या ये 6x36 हो सकता है? क्या इसकी आंखें 6x36 हो सकती हैं कि नहीं? जल्दी से सोचो। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। 6x6 और 6x36 का मैं मतलब समझाता हूँ। 6x36 जानते हो कहाँ है? ये जो ए लिखा है ना, सबसे बड़ा जो होता है वो 36 नंबर पे होता है, यानी सबसे ऊपर 6x36। इसका मतलब क्या है? इसका ये देखो 6 तो अभी भी नहीं बदलाना है, तब भी 6 का मतलब क्या था? 6 मीटर की दूरी। तो क्या कहना चाह रहा है वो बंदा जो 6 मीटर की दूरी में नीचे सबसे नीचे वाले शब्द को देख पाया, वही जो नीचे वाले शब्द को देख सकता है वो तो 36 मीटर से इसको भी देख सकता है, समझ गए ना, सबसे बड़े वाले को। ये इसका मतलब होता है। तो 6/12 का मतलब क्या हुआ कि 6 मीटर तो 6x6 तो है ना, 6 जो लोग 6 मीटर के सामानों को देख सकते हैं वो उन्हीं सामानों को 12 फीट भी देख सकते हैं। आप समझ गए दोस्तों क्या मैं समझाना चाहता आपको? तो इस तरह से आंखें हैं दोस्तों यहाँ पर दी हुई। तो असिस्टेंट कमर्शियल पायलट के लिए 6x6 एक आंख में होनी चाहिए और 6x9 दूसरे में होनी चाहिए। और अगर हम चश्मा पहनाते हैं तो दोनों में 6x6 होनी चाहिए, मतलब आप बहुत दूर की चीज़ अच्छे से देख सको, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पर देखो जब टेक्निकल वाले में आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बड़े बड़े शब्द आप देख लेने चाहिए, ठीक है। और जब मैं चश्मा लगा दूँ तो फिर आपकी आंखें भी 6x6 हो जानी चाहिए, समझ गए आप सभी, है ना। 36 मतलब समझ जाना कि बड़े बड़े शब्दों की तरफ जा रहा है, तो बड़े बड़े तो देख ही लेगा ना भैया, ठीक है, मेन तो छोटा वाला होता है, ठीक है। और हमने ये भी अभी पढ़ लिया। एक सेकंड मैं आपको कहाँ पर था, हाँ हम यहाँ पे आंखों पे थे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। टैटू दोस्तों देखो, टैटू साफ साफ कहा है कि हाथ के ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। वो जो आपकी गादी होती है ना, हाथ की गादी, पाम जिसे कहते हैं अपन, है ना,
उस तरफ अंदर के हाथ की तरफ आपके पास हो सकता है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। कोई बाहरी तौर पे दिख रहा होगा तो आपको हटा दिए जाएंगे, सिवाय उनके जो कि ट्राइबल से आते हैं, ऐसे लोगों, मतलब समझ रहे हो ना, जो आदिवासी या जो कबीलाई लोग हैं, है ना, ऐसी जगह से जो होते हैं, जिनके संस्कारों में ये चीज़ है, मतलब उनके संस्कार माने जाते हैं, यानी उसने मजे के लिए टैटू नहीं लगाया है, वो उसका नियम है, तो उनका चल सकता है। ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन दोस्तों, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कहीं पर भी आप यहाँ पर श्योर नहीं है, कहीं पर भी आपने हरकत करी आपको हटा के भगा देंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आप तब तक सिलेक्शन नहीं मानने जाएंगे, आपने हो सकता है आप पूरे 5 के 5 स्टेज पार कर लिए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए ये कोई गारंटी नहीं, जब तक मेरिट लिस्ट नाम नहीं आती। मेडिकल जब दे देगा सब कुछ तभी आपका होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से द ट्रेनिंग एट INA एजिमिला इज शेड्यूल्ड जो है दिसंबर में होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट के बारे में लिखा है, रिकमेंडेशन इन FSB डज नॉट, देखो आप FSB से पास भी हो जाओ तो इसका मतलब ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। अब मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिकली फिट कैंडिडेट ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एट स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट एंड FSB। भाई स्टेज 1 और स्टेज 3 के हिसाब से ये स्क्रीनिंग क्या कहते हैं, किसी को मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए, और ये जो वैकेंसीज है ये वेरी हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। भैया ट्रेनिंग जो है आपकी मैं बता देता हूँ, 22 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों, और ये चिंता मत करो, मैं बता देता हूँ आपको, कहीं पर भी अगर आप अनसुइटेबल पाए गए, अनफिट पाए गए, आपको ये भगा देंगे, इसलिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। 22 हफ्ते के लिए, है ना, 22 हफ्ते की ट्रेनिंग है आपकी, याद रखना 22 वीक्स की है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडर के तौर पे, है ना, और आपको रिपोर्ट क्या करना है, INA एजिमाला, है ना, 22 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। अब रीज़न फॉर रिजेक्शन जो होते हैं दोस्तों, देखो मैं बता देता हूँ कि आपने गलत जानकारी भरी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, कॉपी चीटिंग करते पाए तो रिजेक्ट कर देंगे। अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बच्चों को कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ मत लेकर के जाना। ठीक है। और जब आप PSB के लिए आओ, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए, तो आपको 2 दिन का अरेंजमेंट आपके खुद के दम पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये FSB में मालूम है ना, वो तो आपको FSB में मिल रहा है भैया। ड्यू टू लिमिटेड वैकेंसीज, भाई कभी भी कट ऑफ अपने हिसाब से भी जारी कर सकता है ये, है ना। और तो कुछ खास इसमें है नहीं। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत मार्क कर देना। जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो उसको प्रिंट भी तो निकालोगे ना, तो समझ गए ना, यही तो प्रिंट लेकर के फिर आप वहाँ भी जाओगे। भाई एडमिट कार्ड के साथ प्रिंट भी जाएगा, एप्लीकेशन का भी, ये भी ध्यान रखना। और एप्लीकेशन के साथ धोखे से ओरिजिनल चिपका मत देना कि आप सोचो कि मैं स्टेपल कर दूँ। कहीं पर भी किसी फोटोकॉपी के साथ, अपने एडमिट कार्ड के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी ओरिजिनल चीज़, ओरिजिनल को कहीं पर भी स्टेपल करना ही नहीं है, ये आप समझ लो। फोटोकॉपी का पूरा अलग बंडल तैयार कर लेना, सेट बना लेना कि 10वीं की फोटोकॉपी, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, सारे सेमेस्टर की, कैरेक्टर की, प्रोविजनल डिग्री की, असिस्टेंट पायलट की, या जो भी है, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन से हूँ कि SC से हूँ, ST से हूँ, वट एवर इट इज़, एक्स सर्विस मैन हूँ, नौकरी कर रहा हूँ ऑलरेडी हूँ, जो भी आपको दिखाना है आप ये सारी फोटोकॉपी अलग रखेंगे और इनकी ओरिजिनल बिल्कुल अलग रखेंगे। फोटोकॉपी के बंडल मैं तो कहता हूँ 3-4 बनवा लेना और ओरिजिनल अलग रखना। और आप दोस्तों इनके सारे ऐसे मत सुनो कि इसमें इतने लेके जाना, ये रटो ही मत। आप अपने सारा डॉक्यूमेंट ना हर स्टेज पे लेकर के जाना, अगर आप सीरियस है तो कुछ भी छोड़ करके मत जाना। ठीक है। और अपने जो टिकट फेयर्स हैं इनको भी पूरा तैयार रखना कि भाई जितना लगा सब संभाल कर रखो, ताकि रिएम्बर्स कर दिया जाए आपको भैया, और क्या, जब हो रहा है तो करवाओ उससे। समझ गए दोस्तों। और कैंडिडेट्स को अपने सेंटर बहुत अच्छे से चूज करने हैं, बोर्डिंग लॉजिंग का वही करना है दोस्तों, है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है फैसिलिटी ओनली फॉर द ड्यूरेशन। जब आप FSB में रहेंगे ना, 3rd स्टेज जो है अपनी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में, तब आपको सारी जो फैसिलिटी वो मिलेगी। लेकिन ध्यान सुनना, जो लोग PSB में आ रहे हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी, यानी देखो कहीं पर भी नहीं मिल रही है, बस FSB के दौरान मिलेगी, यानी स्टेज 3 में ही आपको बोर्डिंग और लॉजिंग सब कुछ मिलेगा, रहने खाने का इनके तरफ से। बाकी कहीं पर भी नो लॉजिंग बोर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई। कैंडिडेट विड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, तो उससे भगा दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अरेस्टेड, ये तो पता हो गया अब आपको। अब ये देखिए दोस्तों, ये है भैया कि कितनी क्या सैलरी है, आप पूछते हैं ना, तो देखो असिस्टेंट कमांडेंट की जो सैलरी है, पे लेवल 10 पे चलता है, यहाँ पे सीधे देख लेना आप, 56,000। सबसे ज़्यादा डायरेक्टर जनरल की होती है, दिख रहा होगा, 2.25 लाख। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की 1,82,000, इंस्पेक्टर जनरल की इतनी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की 1,31,000, कमांडेंट की 1,30,000, और कमांडेंट JG ये हो गया भैया 78, और डेप्यूटी कमांडेंट 67, और ये 56। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। और अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे, आप समझ रहे हैं। आपको कम से कम 45 दिन की अर्न लीव मिलती है, मतलब
उसमें कुछ नहीं कटता है आपका, बिना कटे आपकी 45 तो ऐसी छुट्टी हो गई है, और ये साल में है पूरे, और 8 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, समझिए। और उसमें भी ट्रैवल इनकी तरफ से होता है। 1 करोड़ का बीमा होता है, 10,000 रुपये जिसमें लगते हैं हर साल आपको। 1 करोड़ का बीमा जब होगा तो हर साल हर महीने आपको 10,000 देने पड़ेंगे, और ये इन्हीं की सोसाइटी के द्वारा इंश्योरेंस होता है और कुछ नहीं है। एडवेंचर के लिए कैंटीन फैसिलिटी मिलती है आपको, रिटायर होने पर आप पेंशन और ग्रेचुइटी पाएंगे, है ना। और आपके डिपेंडेंट्स को मेडिकल कवर मिलेगा, आपको भी और आपकी फैमिली को जो आप पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन, रहने का घर मिल सकता है, नॉमिनल लाइसेंस फीस मिलेगी, हाँ समझ गए आप सभी। और बाकी तो फैसिलिटीज़ इसमें है ही हैं, ठीक है दोस्तों। और ये स्कैन है, स्कैन करके आप बहुत सारी जानकारी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, है ना। इसमें सैलरी, एलिजिबिलिटी और क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें हमने करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो दोस्तों। ये चैनल डिस्कशन विद मनोज है, इसका एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा मैं आपको इस चैनल पर सबसे पहला दिखूंगा जो बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको बेल आइकन दबा करके प्रेस कर लो। और दोस्तों मेरे चैनल पर जब आप जाओगे ना, तो अभी मैंने बहुत सारी वैकेंसीज की है ना, बताई हुई है। अब आप एक ही एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, आप फॉर्म वो तो बहुत सारे भरते हैं, तो उन फॉर्म्स को देखना भी तो पड़ेगा, कब पेपर देना है, कब एडमिट कार्ड आया। तो ये जानकारी के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा दोस्तों। मेरा यही काम है, मैं आपको सिर्फ जानकारियाँ देता हूँ, करना आपको होता है। तो जानकारी तो कम से कम आपके पास पहुँचनी चाहिए, ठीक है। ये नंबर मैंने कुछ दिया आपको, जिनका कोई भी क्वेरी हो तो आप इनमें पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझसे कमेंट करके कोई भी दिक्कत हो, आपको कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने में। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप बिल्कुल अच्छे रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, कैसे भी करके हंसते रहो। हंसना बड़ी दिक्कत हो गई आज के ज़माने में, कहीं ना कहीं टेंशन सभी को है, कोई ना कोई टेंशन आपको घेरे ही हुए है। पर कोई दिक्कत नहीं, इन टेंशनों से जूझना और आगे बढ़ते रहना यही इंसान का काम है। तो टेंशन तो ऐसा है, दोस्त की तरह हो गया है अब आजकल, साथ चलता है, ठीक है। तो इसी बात के साथ दोस्तों जय हिंद करता हूँ आप सभी को। शुभ रहे आपका दिन, तब तक के लिए अलविदा।